अरुण मेहता की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। राधिका जी बहुत खुश थी क्योंकि उनका बेटा अरुण दुबई से हवेली वापस आ चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी एक डर साफ दिखाई देता था। रात होते ही वो हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ही जाकर बंद करती, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। एक रात अरुण अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तभी उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हवेली में उस समय सिर्फ 3 लोग थे, अरुण, राधिका और कमला ताई। इतनी रात को आवाज़ सुन अरुण तेजी से नीचे भागा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र हॉल के उस पुराने बंद कमरे पर गई जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। बचपन में उसकी दादी ने उसे उस कमरे के पास जाने से मना किया था। अरुण धीरे धीरे उस कमरे के पास गया तो उसने देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था। ये देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे की चाबी सिर्फ राधिका जी के पास रहती थी। अरुण ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर धूल और पुराने सामान की तेज गंध फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई गया ही नहीं हो, लेकिन कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बैठा हो। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। वो तस्वीर उसके पिता और दादी की थी, लेकिन तस्वीर के कांच पर लाल रंग से एक निशान बना हुआ था। अरुण डर गया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो वहाँ कमला ताई खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, अरुण बाबा, आपने ये कमरा क्यों खोला? अरुण ने हैरानी से पूछा, ताई, इस कमरे में ऐसा क्या है जो माँ ने हमेशा इसे बंद रखा? कमला ताई कुछ देर चुप रहीं, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बाबा, इस कमरे में उस रात का सच छिपा है, जिस रात आपके पिता और दादी की मौत हुई थी। कमला ताई की बात सुन अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कमरे के अंदर चारों तरफ देखना शुरू किया। तभी उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई दी, जिसके अंदर कुछ फाइलें और डायरी रखी थी। अरुण ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली। वो उसके पिता की डायरी थी। पहले कुछ पन्नों में बिजनेस की बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्नों में कुछ ऐसा लिखा था जिसने अरुण की सांसें रोक दी। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये हादसा नहीं, धोखा है। मुझे अपने ही लोगों से खतरा है। ये पढ़ते ही अरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता कितने डर में जी रहे थे। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमला ताई डर के मारे कांपने लगी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अरुण तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। राधिका जी भी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गई। बाहर से उनकी घबराई हुई आवाज़ आ रही थी, अरुण बेटा, दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने जानबूझकर जाम कर दिया था। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद दरवाज़ा खुला। बाहर आते ही राधिका जी ने अरुण को कसकर गले लगा लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इस कमरे को मत खोलना। लेकिन इस बार अरुण चुप नहीं रहा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? राधिका जी कुछ पल तक शांत रहीं, फिर उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, तुम्हारे पिता की मौत के पीछे सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं थे। ये सुन अरुण सन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, तो और कौन था? राधिका जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, उस रात हवेली में कोई और भी मौजूद था, एक ऐसा इंसान जिस पर तुम्हारे पिता सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे।
इतना कहकर राधिका जी अचानक चुप हो गई। कमलाताई के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हवेली के बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। अरुण को महसूस हो रहा था कि उसके परिवार के अतीत का सबसे खतरनाक सच अब धीरे धीरे उसके सामने आने वाला है। रात भर अरुण को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो कौन था जिस पर उसके पिता सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिसने उन्हें धोखा दिया। सुबह होते ही अरुण नीचे हॉल में आया तो उसने देखा राधिका जी मंदिर के सामने बैठी रो रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। अरुण धीरे से उनके पास बैठ गया। अब उसके मन में अपनी माँ के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके दर्द को देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसने राधिका जी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं सच जानना चाहता हूँ। राधिका जी ने भारी मन से उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वो चुप रहीं, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे देवेंद्र मल्होत्रा। तुम्हारे पिता उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। बिजनेस से लेकर घर तक हर फैसला वही जानते थे। तुम्हारे पिता उन्हें भाई से भी ज्यादा मानते थे, लेकिन वही इंसान हमारे परिवार की बर्बादी की वजह बना। ये सुनते ही अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया बचपन में देवेंद्र अंकल अक्सर हवेली आया करते थे। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अरुण यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वही आदमी उसके पिता का दुश्मन हो सकता है। राधिका जी ने कांपती आवाज में आगे कहना शुरू किया, उस रात तुम्हारे पिता और दादी हवेली से फैक्ट्री के लिए निकले थे। देवेंद्र ने ही उन्हें फोन करके बुलाया था। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि कार के ब्रेक पहले से काटे गए थे। तुम्हारे पिता की मौत वहीं हो गई, लेकिन तुम्हारी दादी कुछ घंटों तक जिंदा रही थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, राधिका, अपने बेटे को बचा लो, घर के दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। ये कहते कहते राधिका जी जोर जोर से रोने लगी। अरुण की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ ने पिछले 5 साल किस डर और दर्द में बिताए होंगे। तभी कमलाताई वहां पर आई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दीदी, वो आदमी फिर हवेली के बाहर दिखा। ये सुनते ही राधिका जी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अरुण ने तुरंत पूछा, कौन आदमी? लेकिन कमलाताई कुछ बोलने से पहले ही चुप हो गई। अरुण बिना कुछ सोचे तुरंत हवेली के बाहर भागा। बाहर तेज हवा चल रही थी। हवेली के मुख्य गेट के पास उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने काला कोट पहन रखा था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। अरुण इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक पुराने लॉकेट पर गई। उसने जैसे ही लॉकेट उठाया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो लॉकेट उसके पिता का था। वही लॉकेट जो उनके एक्सीडेंट के बाद कभी नहीं मिला था। अरुण समझ गया कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो तेजी से हवेली के अंदर आया और राधिका जी को लॉकेट दिखाया। लॉकेट देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने डरते हुए कहा, ये यहाँ कैसे आया? तभी अरुण को लॉकेट के अंदर एक छोटा सा कागज मिला। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच जानना है तो पुराने मिल में जाओ। ये पढ़ते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। कमलाताई तुरंत बोली, अरुण बाबा, वहाँ मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन अरुण अब रुकने वाला नहीं था। उसे अपने पिता के कातिल तक पहुंचना था। उसी रात वो अकेला पुरानी मिल की तरफ निकल गया। वो मिल कई सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अरुण धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंचा। वहां जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे ही उसने अरुण को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
उसने कांपती आवाज में कहा, अरुण बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं उस रात सब कुछ रोक सकता था, लेकिन मैं डर गया। अरुण हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का पुराना ड्राइवर रामू काका थे, जो पिछले 5 सालों से अचानक गायब हो गए थे। अरुण ने घबरा कर पूछा, काका उस रात क्या हुआ था? रामू काका कुछ बोल पाते उससे पहले ही पीछे से गोली चलने की आवाज आई। गोली सीधे रामू काका के सीने में लगी। अरुण के चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। वो डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरे में उसे सिर्फ एक परछाई दिखाई दी, जो तेजी से वहां से भाग रही थी। रामू काका अरुण की गोद में पड़े तड़प रहे थे। उनके सीने से लगातार खून बह रहा था। अरुण बुरी तरह घबरा गया था। उसने कांपते हाथों से उनका सिर संभाला और बोला, काका हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू काका की सांसें तेजी से टूट रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन लालच ने अपनों को हैवान बना दिया। अरुण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से पूछा, काका उस रात क्या हुआ था? किसने मेरे पिता को मारा? रामू काका ने कांपते हुए अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और अरुण के हाथ में रख दी। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, हवेली के तहखाने में सच छिपा है, वहां तुम्हें सब मिल जाएगा। इतना कहते ही उनकी सांसें रुक गई। अरुण चीख पड़ा। उनकी आंखों के सामने एक और इंसान मर चुका था, और इस बार वो इंसान उसके पिता की मौत का सबसे बड़ा गवाह था। पूरे मिल में डरावना सन्नाटा फैल गया। बाहर बिजली जोर जोर से चमक रही थी। अरुण समझ चुका था कि कोई नहीं चाहता कि वो सच तक पहुंचे। अरुण किसी तरह रामू काका के शव को वहीं छोड़कर हवेली वापस आया। उसके कपड़ों पर खून देखकर राधिका जी के होश उड़ गए। उन्होंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ अरुण? अरुण ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनते ही राधिका जी कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कमला ताई भी घबरा कर भगवान का नाम लेने लगी। अरुण ने वो चाबी अपनी माँ को दिखाई। चाबी देखते ही राधिका जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, ये तहखाने की चाबी है। तुम्हारे पिता के अलावा तो तहखाना कभी किसी ने नहीं खोला। अरुण ने तुरंत पूछा, उस तहखाने में क्या है माँ? लेकिन राधिका जी चुप रहीं। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो तहखाना किसी भयानक राज को अपने अंदर दबाए बैठा हो। काफी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता कुछ जरूरी कागजात और सबूत वहीं पर रखते थे। शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। रात के करीब 12 बजे अरुण, राधिका जी और कमला ताई हवेली के पीछे बने पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर सालों से जंग लगी हुई थी। अरुण ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। तहखाने में चारों तरफ अंधेरा था। अरुण ने टॉर्च जलाई। वहां पुरानी अलमारियां, फाइलें और लकड़ी के कई बक्से रखे थे। अचानक कमला ताई डरकर चिल्ला उठी। एक कोने में दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच जानोगे तो मर जाओगे। ये देखकर राधिका जी बुरी तरह कांपने लगी। अरुण समझ गया कि कोई हाल ही में यहाँ पर आया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक पुरानी अलमारी खोल दी। उसके अंदर कई फाइलें और एक वीडियो कैमरा रखा था। कैमरे को देखते ही राधिका जी की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये कैमरा तुम्हारे पिता हमेशा अपने साथ रखते थे। अरुण ने जल्दी से कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक सिर्फ धुंध दिखाई दी। फिर अचानक वीडियो चलने लगा। वीडियो में अरुण के पिता दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा डरा हुआ था। उन्होंने कैमरे में देखते हुए कहा, अगर ये वीडियो अरुण तक पहुंचे तो समझ लेना मैं जिंदा नहीं हूँ। ये सुनते ही अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो में उसके पिता आगे बोले, मुझे धोखा मिला है। मेरे अपने भाई और देवेंद्र मिलकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि इस साजिश में हवेली का ही एक आदमी शामिल है। तभी वीडियो अचानक बंद हो गई। अरुण ने कई बार कैमरा चलाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो आगे नहीं मिला। तभी तहखाने के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। तीनों डर गए। हवेली में उस समय उनके अलावा कोई नहीं था। अरुण तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, ऊपर का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। राधिका जी डर के मारे रोने लगी। तभी अंधेरे में किसी आदमी की भारी आवाज़ गूंजी, बहुत करीब पहुंच गए हो अरुण, लेकिन अब तुम्हें भी अपने पिता के पास भेजना पड़ेगा। तहखाने में चारों तरफ घुप अंधेरा फैल चुका था। राधिका जी डर के मारे लगातार भगवान का नाम ले रही थी और कमलाताई कांपती हुई अरुण के पीछे खड़ी थी। ऊपर से आती उस आदमी की आवाज़ ने तीनों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। अरुण ने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। लेकिन आवाज़ में सिर्फ डरावनी हंसी सुनाई दी। तभी तहखाने की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। तेज रोशनी की वजह से कुछ पल के लिए अरुण की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसके होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि राधिका जी का छोटा भाई यानी अरुण का मामा विनोद था। राधिका जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मुंह से कांपती आवाज़ निकली, विनोद तुम। विनोद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहा, बहुत देर कर दी दीदी सच जानने में। अरुण का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। जिस मामा ने पिछले 5 साल उसे दुबई में अपने बेटे की तरह रखा, वही आज उसके पिता की मौत के राज के पीछे खड़ा था। राधिका जी रोते हुए विनोद के पास गईं और बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता विनोद, तू तो हमारे परिवार का सहारा था। लेकिन विनोद अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, सहारा? मैं हमेशा इस परिवार के सामने छोटा साबित हुआ। तुम्हारे पति ने कभी मुझे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। पूरा शहर उनकी इज्जत करता था और मैं सिर्फ उनका साला बनकर रह गया। जब तुम्हारे देवर मेरे पास आए और उन्होंने हवेली व बिजनेस का लालच दिया तो मैंने भी उनका साथ दे दिया। ये सुनते ही राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना भाई इतनी नफरत अपने अंदर छिपाए बैठा था। अरुण की मुट्ठियां गुस्से में भिज गईं। उसने चीखते हुए पूछा, तो दुबई में भी आपने मुझ पर नज़र रखी? विनोद मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखता तो शायद तुम सच तक बहुत पहले पहुंच जाते। कमलाताई ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने गुस्से में विनोद से कहा, तुम इंसान नहीं हैवान हो। जिस बहन ने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। विनोद की आंखों में एक पल के लिए भी पछतावा नहीं था। उसने तहखाने की अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली और अरुण की तरफ फेंक दी। अरुण ने कांपते हाथों से फाइल खोली तो उसके अंदर हवेली और सारी संपत्ति के नकली कागजात थे। विनोद बोला, तुम्हारे पिता की मौत के बाद सब कुछ मेरे नाम होने वाला था, लेकिन तुम्हारी माँ बीच में आ गई। उन्होंने तुम्हें दुबई भेजकर मेरी सारी योजना खराब कर दी। राधिका जी ये सुनकर टूट चुकी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि जिसने उन्हें भाई का प्यार दिया वही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तभी अचानक विनोद ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। राधिका जी डरकर अरुण के सामने खड़ी हो गई। विनोद चीखते हुए बोला, आज सब खत्म हो जाएगा, ना अरुण रहेगा और ना ही ये सच। इतना सुनते ही अचानक पीछे से किसी ने विनोद के सर पर जोरदार हमला कर दिया। पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर गई। सबने मुड़कर देखा तो वहाँ हवेली का पुराना चौकीदार हरिराम खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने विनोद का कॉलर पकड़कर कहा, आज तेरे पाप खत्म होंगे। विनोद किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागने लगा। अरुण भी उसके पीछे दौड़ा। तहखाने से निकलकर विनोद हवेली की छत पर पहुंच गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। विनोद छत के किनारे खड़ा था
अरुण ने गुस्से में कहा, भाग क्यों रहे हो? अपने किए का सामना करो मामा। विनोद की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। वो खुद को संभाल नहीं पाया और हवेली की ऊंची छत से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। राधिका जी ये दृश्य देखकर जोर जोर से रोने लगी। एक तरफ उन्हें अपने पति के कातिल का सच मिल गया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। अरुण अपनी मां को संभाल रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। आखिर उसके पिता के कैमरे का वीडियो बीच में बंद क्यों हुआ था? क्या सच में सारी साजिश खत्म हो चुकी थी या अभी भी कोई राज बाकी था? विनोद की मौत के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन राधिका जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस भाई को उन्होंने हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा, वही उनके परिवार की बर्बादी का कारण निकला। अरुण अपनी मां को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने दिल में भी तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। उसके पिता के कैमरे का वीडियो बीच में अचानक क्यों बंद हुआ था? अगर विनोद ही सब कुछ था तो वीडियो अधूरा क्यों था? उस रात अरुण को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार तहखाने में मिली फाइलें और कैमरा देखता रहा। तभी अचानक उसकी नज़र कैमरे के अंदर फंसी एक छोटी सी मेमोरी चिप पर पड़ी। शायद घबराहट में किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अरुण ने जल्दी से उसे निकाला और अपने लैपटॉप में लगाया। जैसे ही वीडियो चला, अरुण की सांसें थम गई। वीडियो का बाकी हिस्सा अब सामने था। वीडियो में उसके पिता बेहद घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर अरुण ये वीडियो देख रहा है तो समझ लेना कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन को उसका अंजाम मिल चुका होगा। लेकिन एक सच और है जो शायद राधिका भी नहीं जानती। मेरे छोटे भाई और देवेंद्र ने लालच में आकर मेरा साथ छोड़ा, लेकिन आखिरी समय में उन्हें पछतावा हो गया था। असली खेल किसी और ने खेला था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीडियो में उसके पिता आगे बोले, जिस इंसान को मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना, वही धीरे धीरे सबको एक दूसरे के खिलाफ करता रहा। वो चाहता था कि हमारा परिवार पूरी तरह बिखर जाए, ताकि हवेली और बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी वीडियो में अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके पिता डर कर पीछे मुड़े और बोले, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वीडियो पूरी तरह बंद हो गई। अरुण की आंखों में डर उतर आया। उसे महसूस हुआ कि अभी भी कोई बहुत बड़ा राज बाकी है। अगली सुबह अरुण ने ये बात राधिका जी और कमलाताई को बताई। वीडियो का आखिरी हिस्सा सुनते ही कमलाताई के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। राधिका जी ने हैरानी से पूछा, कमला तुम्हें क्या हुआ? कमलाताई अचानक रोने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दीदी अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। अरुण और राधिका दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। कमलाताई जमीन पर बैठ गईं और बोली, उस रात मैंने सब देखा था। मालिक की मौत के पीछे लालच था, लेकिन नफरत किसी और की थी। हवेली के पुराने मैनेजर रघुवीर को लगता था कि मालिक ने उसका हक छीन लिया। उसने ही धीरे धीरे आपके देवर और विनोद बाबू के मन में जहर भरा। वही सबको भड़काता रहा। ये सुनते ही अरुण के होश उड़ गए। रघुवीर पिछले कई सालों से अचानक गायब था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। कमलाताई रोते हुए बोली, मैंने उस रात उसे हवेली के पीछे भागते देखा था, लेकिन डर की वजह से कभी कुछ बोल नहीं पाई। राधिका जी टूट चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि लालच और नफरत ने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसी शाम हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने आकर बताया कि रघुवीर को शहर के एक छोटे से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे कैंसर है और अब वो आखिरी सांसें गिन रहा है। अरुण तुरंत अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंचा। कमरे के अंदर रघुवीर बेहद कमजोर हालत में पड़ा था। उसने जैसे ही अरुण को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा,
मैंने तुम्हारे परिवार से बदला लेने की ठानी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अरुण गुस्से से कांप रहा था, लेकिन राधिका जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रघुवीर रोते हुए बोला, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, गलती मेरी थी। मैंने नफरत की वजह से सब खत्म कर दिया। इतना कहकर वो जोर जोर से खांसने लगा। उसकी सांसें टूट रही थी। मरने से पहले उसने राधिका जी की तरफ देखा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण पहली बार समझ पाया कि नफरत इंसान को कितना अंधा बना देती है। कुछ महीनों बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ डर नहीं बल्कि अपनापन था। अरुण ने अपने पिता का बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। राधिका जी अब पहले की तरह डरी सहमी नहीं रहती थी। उनके चेहरे पर सुकून लौट आया था। कमला ताई भी अब हमेशा मुस्कुराती रहती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरुण अक्सर महसूस करता कि अभी भी उसकी माँ रात को चुपके से रोती है। कई बार वो आधी रात को उठता तो देखता राधिका जी मंदिर के सामने बैठी अपने पति की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रही हैं। एक रात अरुण से रहा नहीं गया। वो धीरे से अपनी माँ के पास गया और उनके पास बैठकर बोला, माँ, अब सब ठीक हो चुका है, फिर आप इतना क्यों रोती हैं? राधिका जी ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका दर्द बाहर आ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है जानते हो? जब उसका अपना बच्चा उससे नफरत करने लगे। ये सुनते ही अरुण का दिल कांप उठा। उसे याद आने लगा कि जब वो दुबई से वापस आया था, तब उसने अपनी माँ को कितनी बेरुखी से दूर कर दिया था। उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी माँ ने किन हालात में उसे खुद से दूर भेजा था। राधिका जी रोते हुए बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं हर रात तुम्हारे कमरे में जाकर रोती थी। तुम्हारे कपड़ों को सीने से लगाकर सो जाती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत ना करने लगो। अरुण की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी नाराजगी ने उसकी माँ को अंदर से कितना तोड़ दिया था। राधिका जी ने भारी आवाज में आगे कहा, जब तुम दुबई में थे तब हर त्योहार मेरे लिए सजा बन गया था। पूरा घर खाली लगता था। मैं हर दिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा एक दिन मुझे समझ जाए। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अरुण खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं ही आपको दर्द देता रहा। राधिका जी तुरंत नीचे बैठ गईं और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटे देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। कमला ताई दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने भगवान की तरफ देखकर कहा, हे ठाकुर जी, आज इस घर का सबसे बड़ा घाव भर गया। अगले दिन अरुण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राधिका जी को भावुक कर दिया। उसने हवेली में अपने पिता और दादी की याद में एक बड़ा पूजा समारोह रखा। पूरे गांव और शहर के लोग वहां आए। पूजा खत्म होने के बाद अरुण सबके सामने अपनी माँ के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अगर आज मैं जिंदा हूँ, इस हवेली में खड़ा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को अकेलेपन की आग में झोंक दिया। ये सुनते ही राधिका जी की आंखें भर आई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अरुण ने अपनी माँ के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ, मैं जिंदगी भर आपका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। राधिका जी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन हवेली में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी, क्योंकि सबने एक माँ के त्याग और उसके दर्द को महसूस किया था। कुछ महीनों बाद राधिका जी की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। हवेली में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। अरुण अब अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हर सुबह उनके साथ चाय पीता और देर रात तक उनके साथ बैठकर बातें करता। एक दिन हवेली की सफाई के दौरान कमला ताई को राधिका जी की अलमारी में एक पुराना डब्बा मिला। उन्होंने वो डब्बा लाकर राधिका जी को दिया।
डब्बा देखते ही राधिका जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने धीरे से कहा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। अरुण तुरंत उसके पास बैठ गया। राधिका ने कांपते हाथों से डब्बा खोला। उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। वो चिट्ठी अरुण के पिता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी। राधिका जी ने कांपती आवाज में चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। राधिका, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हर हाल में हमारे बेटे को संभाल लोगी। अरुण अगर कभी मुझसे नाराज हो या तुम्हें गलत समझे तो उससे कहना कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। उससे कहना कि परिवार की असली ताकत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। ये पढ़ते पढ़ते राधिका जी रोने लगी। अरुण भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता आज भी उसके आसपास मौजूद हों। चिट्ठी में आगे लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा बड़ा होकर इस हवेली को संभाले तो उसे कहना कि अपनी माँ को हमेशा सम्मान दे, क्योंकि वही औरत है जिसने इस परिवार को टूटने से बचाया है। चिट्ठी खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण धीरे से अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं कभी अच्छा बेटा नहीं बन पाया। राधिका जी तुरंत नीचे बैठ गईं और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वो खुद भी रो रही थी। उन्होंने अरुण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। कमला ताई दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देखकर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों से इस हवेली में जमा हुआ सारा दर्द आज आंसुओं के साथ बह गया हो। उस रात अरुण देर तक अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठा रहा। उसने मन ही मन एक वादा किया कि अब वो इस परिवार को कभी टूटने नहीं देगा। अगले दिन उसने हवेली में एक बड़ा हवन करवाया और अपने पिता, दादी और उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जो इस लालच और नफरत की आग में खो गए। हवन खत्म होने के बाद राधिका जी ने पहली बार अपने चेहरे पर सच्ची मुस्कान महसूस की। अरुण ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें हवेली के आंगन में ले आया। सुबह की धूप पूरे आंगन में फैल चुकी थी। राधिका जी ने आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। शायद आज इतने सालों बाद मेहता परिवार के सारे जख्म सच में भरने शुरू हो चुके थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।